नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के संविधान की सीरीज के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में हम सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कल वाले सेशन में अर्थात लेक्चर सीरीज 2.0 वाली में लेक्चर नंबर 1 में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को डिस्कस किया था। उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप तो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है दोस्तों कि यदि आप इस विषय को शोध की अपेक्षा पूरे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर भारतीय संविधान को पूरी तरह कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। सब कुछ निःशुल्क रूप से आपको वहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश है यूट्यूब पर, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहां लेक्चर और नोट्स सब कुछ क्रम अनुसार चैप्टर वाइज चैप्टर सब कुछ प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक अवेलेबल है, मिल जाएगी। आइए लौटते हैं अपने सेशन की ओर। बात करेंगे आज भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले यह कहें कि भारत शासन अधिनियम की शॉर्ट सीरीज को प्रारंभ करें उससे पहले इसको व्यवहारिक रूप से कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसका बेसिक समझना बहुत आवश्यक है। तब कहीं जाकर के हम यह समझ पाएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 इतना क्यों आवश्यक है, भारतीय राजनीति में उस समय भी और आज वर्तमान में भी यह अधिनियम क्यों आवश्यक है। आइए कुछ बिंदुओं को हम थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत अगर किसे कह सकते हैं तो 1935 के अधिनियम को ही कहेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी अधिनियम बनकर के या जो भी प्रावधान आए थे, उन्हें यथावत रूप में भारतीय शासन प्रणाली में वर्तमान में भी अपनाया जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव इसी अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। संघ की दो इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी, क्योंकि उस समय भी विषय को तीन सूचियों में विभाजित किया जा चुका था, प्रांत सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची के रूप में। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया ताकि राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जा सके। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया। मताधिकार का इस समय विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से तोड़कर अलग कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसी के तहत किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो ये तो थे दोस्तों कुछ प्रमुख तथ्य जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित थे। अब थोड़ा सा हम इसके व्यवहारिक पक्ष में चलने का प्रयास करेंगे। यदि हम प्राथमिक रूप से इस अधिनियम के संबंध में कहें तो इस एक्ट की सबसे प्रमुख बात जो थी वह यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की कल्पना की गई थी। एक ऐसा अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने की कल्पना इस अधिनियम के तहत की गई थी, जिसमें प्रांत के और ब्रिटेन के जितने प्रांत थे, प्रांत साथ ही साथ जो देशी रियासतें थी, उन सबको मिला करके एक संघ की बनाने की तैयारी करने का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1930 तक भारत पूरी तरह से एकात्मक राज्य था।
अर्थात ये कि केंद्र के द्वारा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा था। प्रांतों के पास जो भी शक्तियां थी वे उन्हें केंद्र के द्वारा ही दी गई थी। अर्थात ये कि केंद्र प्रांत जो थे वो केंद्र के एक एजेंट मात्र थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कब? इस अधिनियम से पहले 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया जिसमें न केवल गवर्नर के प्रांतों को सम्मिलित किया गया बल्कि चीफ कमिश्नर के प्रांत और देशी रियासतों से संबंधित भी प्रावधान शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर के प्रांत, चीफ कमिश्नर के प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस एक्ट ने एक एकात्मक प्रणाली को भंग कर दिया जिसके अधीन अब तक ब्रिटिश भारत का शासन संचालित हो रहा था। 1919 के संविधान का अर्थात 1919 में जो अधिनियम आया था उसका सिद्धांत विकेंद्रीकरण का था, ना कि फेडरेशन का अर्थात कि संघ का। 1919 का अधिनियम पूरी तरह से शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसी कारण से 1935 के अधिनियम के द्वारा उस अधिनियम को सुधारते हुए जो है कुछ विशेष प्रावधान भारत के लिए रखे गए थे। इस एक्ट के अधीन वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो विशेष प्रावधान हमने पढ़े हैं उन्हीं को व्यवहारिक रूप से अगर हम इसको देखें तो इस एक्ट के द्वारा जो विशेष कार्य किए गए उन कार्यों में भारत से वर्मा अर्थात वर्तमान म्यांमार को अलग कर दिया गया था। जिसे आप इस मैप में रेड कलर में देख रहे हैं, ये पूरा म्यांमार है, इसे भारत से अलग कर दिया गया था। अर्थात कि अधिनियम 1935 से पहले वर्मा अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। केंद्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए गवर्नरों के 11 प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया था। अर्थात ये कि अब प्रांत सरकारों को कुछ अधिकार प्राप्त होने वाले थे। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो प्रांतों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। इस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा एक विधानमंडल का उपबंध रखा गया था। प्रांतीय विधानमंडलों को कई और भी शक्तियां प्रदान की गई। मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। अर्थात कि उन प्रांतों के जो मंत्रीगण होंगे वो उस राज्य के विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होंगे। अर्थात कि विधानमंडल को ये जिम्मेदारी अर्थात ये अधिकार दिया गया कि विधानमंडल जब चाहे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उस मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। इस सबके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संवैधानिक योजना का संघीय भाग अत्यधिक अव्यवहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि प्रांतों में फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया। जो प्रांत थे, प्रांतों में केंद्रीय रूप में तो वहां फेडरेशन की व्यवस्था को स्वीकार किया था इस अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन प्रांतों में फेडरेशन की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था दोस्तों कि कुछ रियासतों ने या कहें कि आधे से ज्यादा रियासतों ने इस फेडरेशन में शामिल होने से मना कर दिया था। इसलिए 1935 के एक्ट में भारत संघ अर्थात कि फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में नहीं आया। अन्यथा 1935 के बाद में या कहें कि अधिनियम 1935 के बाद भारत एक संघ बन चुका होता। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन को 3 प्रकार से किया गया था। यह विभाजन 3 रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम विषय परिषद सूची। प्रथम में है परिषद सूची, जिस पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति दी गई थी। परिसंघ दैट मीन्स की केंद्र। इस सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, सेना और वायुसेना तथा जनगणना जैसे विषय सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा एक सूची बनाई गई प्रांतीय सूची, जिस पर प्रांतीय विधानमंडलों को शक्ति प्रदान की गई। उदाहरण के लिए पुलिस की व्यवस्था करना, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा की व्यवस्था करना आदि। तीसरी सूची के रूप में एक अन्य सूची रखी गई जिससे कहा गया समवर्ती सूची, जिस पर परिसंघ और प्रांत दोनों को ही इस पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे।
इस प्रकार से दोस्तों कुछ प्रमुख प्रावधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए हैं उन पर हमने इस सेशन के माध्यम से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।